हेलो दोस्तों, सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जनरल साइंस का। हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी कि मानव का जो तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल समझेंगे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल, और आपको सारे फैक्ट भी याद करने के लिए मिलेंगे। तो नोट्स भी लिखना और समझना भी साथ साथ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा मानव का तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो तंत्रिका तंत्र, यह तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित अंगों का एक समूह होता है, और यह समन्वय एवं नियंत्रण का काम करता है, यानी कि इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी। शरीर में जो विभिन्न गतिविधियाँ होती है उनका समन्वय तथा नियंत्रित उनको करता है। तंत्रिका तंत्र के दोस्तों मुख्य रूप में दो पार्ट होते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र दोस्तों समझ गए ना, तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित अंगों का एक समूह होता है। ठीक है, आगे दोस्तों कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण देखते हैं अपन। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि एक मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। मस्तिष्क को भी दोस्तों यहाँ पर तीन पार्ट में बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क यानी कि फोरे ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क यानी कि हैंड ब्रेन। समझ में आ रहा है? यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मध्य मस्तिष्क को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, कार्पोरा क्वाड्री जेमिना और सेरिबल पेंडिकल। ठीक है, लिख लेना। इनका कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार कैटेगराइजेशन ही पूछ लिया जाता है किसके कितने भाग हैं। यहाँ पर दोस्तों देखो आगे, अगर मस्तिष्क को हम वापस से तीन भागों में डिवाइड करेंगे, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और पश्च मस्तिष्क को भी हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर तीन पार्ट में, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी अपन यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम, देहिक तंत्रिका तंत्र जिसे कहते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखें कि जो आपका देहिक तंत्रिका तंत्र है इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंसरी नर्वस और मोटर नर्वस, एफरेंट और मिक्स्ड वेव्स। राइट, इंग्लिश में अपन याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आजकल जो पेपर आते हैं बायलिंगुअल आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू आपको सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा याद करने की कोशिश करना आप। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को अपन दो पार्ट में बांट देते हैं, एक तो सिंपैथेटिक संवेदी तंत्रिका तंत्र और एक पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, प्रति संवेदी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर न्यूरॉन्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। न्यूरॉन को अपन हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। इसका काम क्या होता है दोस्तों? ये एक तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस। तो मस्तिष्क यानी ब्रेन तंत्रिका व सहायक ऊतकों से मिलके बना होता है। हमारा जो ब्रेन है वो तंत्रिका व सहायक ऊतकों से मिलके बना होता है। मस्तिष्क में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक तो न्यूरॉन्स और एक ग्लियल कोशिकाएं। तंत्रिका आवेगों को भेजने व पाने का काम करते हैं और ये सहायक कोशिका का काम होता है। ठीक है, मस्तिष्क दो तरह के ऊतकों से मिलकर बना होता है, एक तो ग्रे मैटर, ये मस्तिष्क की सतह परत में पाया जाता है यानी कि ऊपर की तरफ, और एक वाइट मैटर जिसको आप श्वेत द्रव्य कहते हैं, ग्रे मैटर के नीचे पाया जाता है। न्यूरॉन के बारे में डिटेल से समझेंगे दोस्तों। हमारा जो ब्रेन होता है उसकी सबसे छोटी इकाई का नाम होता है न्यूरॉन। ये दिमाग में तकरीबन संख्या में बात करें तो 100 बिलियन के आसपास पाए जाते हैं। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को ब्रेन व स्पाइनल कॉर्ड से जोड़कर उनमें संपर्क रखती हैं। न्यूरॉन में तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है और पूरे शरीर में सूचना प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है न्यूरॉन। यानी कि मान लो हमारे हाथ अगर गलती से किसी गर्म लोहे की छड़ से अगर टच होता है तो सीधा मैसेज आता है न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन में। ठीक है, और फिर हमारा हाथ उस लोहे की छड़ से हट जाता है। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे शरीर में लगभग 100 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं। नोट लगा के पॉइंट लिखना, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, यानी कि न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन में सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन नहीं होता, इनका पुनः निर्माण नहीं होता। न्यूरॉन हमारे लगभग फिक्स रहते हैं दोस्तों, वापस से इनका निर्माण
संभव नहीं होता, 100 बिलियन के आसपास होते हैं। न्यूरॉन सूचना का पता लगाकर प्राप्त करती है और उसे आगे संचरित यानी कि उसको सूचना को आगे सर्कुलेट करती है, आगे ट्रांसफर करती है। ग्लियल सेल्स पढ़ लेते हैं थोड़ा। न्यूरॉन को बचाने का काम कौन करती है? ग्लियल कोशिकाएं। न्यूरॉन को ऑक्सीजन तथा पोषण प्रदान करती हैं ग्लियल कोशिकाएं। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। आगे चलता है डेंड्रॉन। तो दोस्तों कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी अथवा साइटोन से निकले पहले धागेनुमा संरचना डेंड्रॉन कहलाती है। डेंड्रॉन को क्या कहते हैं? द्रुमिका कहते हैं। तो कोशिका काय से निकले पहले जो कोशिका काय से जो निकला हुआ धागानुमा संरचना उसको डेंड्रॉन कहते हैं। यह विभिन्न अंगों से सूचनाओं को प्राप्त करती है। कोई भी सूचना अगर आती है तो डेंड्रॉन उसे पकड़ता है। साइटोन कोशिका काय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेल बॉडी, यह न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है कोशिका काय। इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव उपस्थित होता है। यह सूचना को आगे की तरफ प्रोसेस करता है। एक्सोन, जिसको अपन अक्षतंतु कहते हैं, मेड अप ऑफ मैनी स्वान सेल्स। विभिन्न स्वान कोशिकाओं से मिलकर अक्षतंतु का निर्माण होता है। और स्वैन्स कोशिकाएं माइलिन शीट से ढकी होती हैं। यहाँ पर जो एक्सोन होता है दोस्तों, ये स्वान कोशिकाओं और माइलिन शीट से ढका होता है, ये याद रखना है। यह डेंड्रियल के द्वारा प्राप्त की गई सूचनाओं को आगे भेजता है किसी भी दूसरे न्यूरॉन में। अगर देखो 2 न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं और अक्षतंतु यानी कि एक्सोन क्या करता है? एक न्यूरॉन से प्राप्त सूचना को दूसरे न्यूरॉन में भेजता है। दोस्तों यहाँ पर न्यूरॉन का आप संरचना स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में देखो आप, सबसे लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ, ये धागेनुमा जो संरचना है ये डेंड्राइट्स कहलाता है, ठीक है। और बीच में न्यूक्लियस केंद्र होता है, ठीक है। और इसके ऊपर देखो आप, सोमा नाम का एक स्ट्रक्चर होता है। ये पूरा सेल बॉडी कहलाता है ऊपर की तरफ। और ये एक्सोन देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे 4 पार्ट आपको दिख रहे हैं, इनको एक्सोन कहते हैं अपन। एक्सोन मैंने आपको बताया कि स्वान सेल और माइलिन शीथ के द्वारा ढके होते हैं एक्सोन, ठीक है, एक्सोन। अब यहाँ पर 2 न्यूरॉन बताए गए हैं और 2 न्यूरॉन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक जब न्यूरॉन खत्म होता है तो नर्व एंडिंग हो जाती है। नर्व एंडिंग के आगे सिनेप्टिक नोब आते हैं। सिनेप्टिक नोब ये आपको ब्लैक डॉट में दिख रहे होंगे। और उसके बाद में दोस्तों ये एक सिनेप्टिक जंक्शन होता है जो कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से अलग करता है, ठीक है। ये दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा राइट साइड में। न्यूरॉन की संरचना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक सब कुछ? वेरी गुड। अगर जो समझ में आ रहा तो आप एक बढ़िया सा कमेंट भी कर सकते हैं, उसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ में ये वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच बढ़ेगी। अब देखो यहाँ पर अपन नोड ऑफ रेनवियर पढ़ते हैं। 2 स्वान कोशिकाओं के बीच जो खाली जगह पाई जाती है उसे नोड ऑफ रेनवायर कहते हैं। सिनेप्स के बारे में समझते हैं। जो सूचना को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजता है उसे उस कनेक्टिंग लिंक को सिनेप्स या सिनेप्टिक जंक्शन कहते हैं। सिनेप्स क्या होता है दोस्तों? सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो भेजने का काम जो कनेक्टिंग लिंक करती है उसे सिनेप्स कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक को ही सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रकार का न्यूरॉन है जिसे अपन माइलिनेटेड न्यूरॉन कह रहे हैं, जिसके अंदर माइलिन शीथ पाई जाती है, स्वैन सेल पाए जाते हैं, नर्व एंडिंग भी है इसमें। ये नोड ऑफ रेनवायर देख सकते हैं आप, न्यूक्लियस केंद्र और डेंड्रॉन ये धागेनुमा संरचना। अब देखो ऐसा न्यूरॉन जिसके अंदर ना तो माइलिन शीथ पाया जाता है और ना ही स्वैन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऐसा न्यूरॉन जिसके अंदर स्वान कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं उसे कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। न्यूरॉन के प्रकार देखो आप, संरचना के आधार पर यानी कि ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर और कार्यों के आधार पर ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। तो संरचना के आधार पर 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन, बहुध्रुवीय न्यूरॉन, बाइपोलर द्विध्रुवीय न्यूरॉन और यूनिपोलर यानी कि एक ध्रुवीय न्यूरॉन। और कार्य के आधार पर बात करें न्यूरॉन की 3 टाइप होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन यानी कि संवेदी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मिक्स न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनेक डेंड्रॉन पाए जाते हैं और केवल एक ही एक्सोन इस न्यूरॉन में पाया जाता है। एक ही एक्सोन जिस न्यूरॉन में पाया जाता है उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं और अनेक डेंड्रॉन इसमें पाए जाते हैं। ये देख लेना, समझ है।
आगे चलो, बाइपोलर न्यूरॉन किसे कहते हैं? जिसमें ऐसा न्यूरॉन जिसमें एक एक्सोन तथा एक डेंड्रोन पाया जाता है, जैसे कि आंखों के पर्दे रेटिना पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक्सोन है और एक डेंड्रोन उपस्थित है। ठीक है, ऐसा जो न्यूरॉन है वो बाइपोलर न्यूरॉन कहलाएगा, यानी कि द्विध्रुवीय न्यूरॉन जिसमें एक एक्सोन एक डेंड्रोन उपस्थित होता है। आगे चलो, यूनिपोलर न्यूरॉन यानी कि बहुध्रुवीय न्यूरॉन क्या होते हैं? मात्र एक एक्सोन भ्रूण अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों भ्रूण अवस्था जब होती है, ठीक है, वहाँ पर एक ही एक्सोन पाया जाता है, ऐसे न्यूरॉन को अपन यूनिपोलर न्यूरॉन, एक ध्रुवीय न्यूरॉन कहते हैं। भ्रूण अवस्था में पाया जाता है न्यूरॉन। आगे चलो, सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? दोस्तों सेंसरी न्यूरॉन जिसको अपन संवेदी तंत्रिका तंत्र में पढ़ते हैं। तो दोस्तों सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे एक अंग से सूचनाएं पहुंचाने का काम करते हैं, जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, यानी कि ऑर्गन से जो सूचनाएं इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजने का काम करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन करते हैं। मोटर न्यूरॉन किसे कहते हैं? हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उससे सूचना अगर वापस अंगों तक जा रही है, ऐसे न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन कहलाते हैं। और कुछ ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचनाएं लेकर के अंगों तक, ऑर्गन तक पहुंचाते हैं, और ऑर्गन से जो सूचना वापस भेजने का काम है वो भी करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरफ। यानी कि दोनों का काम कौन से न्यूरॉन कर रहा है? मिक्स्ड न्यूरॉन कर रहे हैं। मानव मस्तिष्क यानी कि ये पार्ट समझ लेते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मानव मस्तिष्क हम समझ रहे हैं। मानव मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे जटिल अंग है दोस्तों, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, है ना। यह शरीर का सबसे जटिल अंग है, यह शरीर का नियंत्रण केंद्र भी कहलाता है। ह्यूमन ब्रेन शरीर को कंट्रोल करता है ना, शरीर की अनेक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन मुख्यतः तंत्रिका विज्ञान में किया जाता है। मस्तिष्क हमारे शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है, यानी कि दोस्तों मस्तिष्क में ही अनेक सूचनाएं आती हैं और मस्तिष्क से ही फिर वापस से एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो यह केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग होता है। यह आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। यह ऐच्छिक गमन, यानी कि मान लो टेबल पे रखी हुई एक कॉपी है, वो हमें उठानी है इच्छा से, तो ये ह्यूमन ब्रेन ही काम करेगा। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का योगदान होता है कि हम टेबल पे रखी हुई किताब को उठा लेते हैं। और शरीर के संतुलन के लिए प्रमुख अनैच्छिक अंगों के कार्य, जैसे कि ऐसे अंग जो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिन पे हमारा बस नहीं चलता, जैसे कि फेफड़े, हृदय और किडनी वर्क, ठीक है। और तापमान नियंत्रण, भूख व प्यास, अनेकों अंतःस्रावी ग्रंथियों क्रियाएं और मानव व्यवहार का कंट्रोल कौन करता है? ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क करता है। यह देखने, सुनने, बोलने की प्रक्रिया, याददाश्त, कुशाग्रता यानी कि ब्रिलियंसी, और भावनाओं यानी कि फीलिंग्स, विचारों, थॉट्स का भी एक स्थल है। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? खोपड़ी, स्कल। मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का 98% हिस्सा लेकर के उपस्थित होता है। मानव मस्तिष्क का औसतन भार 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में पाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मानव मस्तिष्क का जो डायग्राम है ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर ये बताओ फ्रंटल लोब होता है, कहाँ पर कॉर्पस कोलेसम होता है, ठीक है, और कहाँ पर पेरिटल लोब होता है। तो एक एक करके अपन देखते हैं। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ऊपर की तरफ चलो। देखो ह्यूमन ब्रेन है और इसको बचाने का, प्रोटेक्ट करने का काम स्कल कर रहा है, हड्डी कर रही है ऊपर की। और लेफ्ट साइड में बात करें तो फ्रंटल लोब होता है, उसके नीचे कॉर्पस कोलेसम होता है, ठीक है, उसके नीचे टेम्पोरल लोब होता है। और राइट साइड में बात करें तो ऊपर की तरफ लिखा हुआ पेरिटल लोब, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखो हमारा जो अगर सामने वाला जो मस्तिष्क होता है, फोरेब्रेन, ये 3 भागों से मिलके बना हुआ होता है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर उसके नीचे ओक्यूपाइटल लोब और मिड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन। नीचे अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम होता है, उसके नीचे पोन्स, उसके नीचे मेडुला ओब्लोंगेटा और स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ रहा है यहां तक? और हमारा हिंड ब्रेन है दोस्तों, आपको पता होगा, सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा से मिलके बना हुआ होता है। तो ये स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखो नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो यहाँ पे उपस्थित है, बीच में टेम्पोरल लोब उसके लेफ्ट साइड में। और ये मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है, ठीक है, ये आप लिख लेना।
आगे चलते हैं दोस्तों। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है यह शरीर का मात्र 2% वेट लिए हुए होता है। मस्तिष्क 20% रक्त की ऑक्सीजन का उपयोग करता है। यह शरीर के सीपीयू यानी कि केंद्रीय प्रक्रिया इकाई के रूप में काम करता है। सीपीयू के रूप में कौन काम करता है? ह्यूमन ब्रेन। मस्तिष्क शूडो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है। आभासी अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये डायग्राम किसका है? ये थोड़ा सा ब्रेन का ही बताया मैंने कि यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर देखें तो एक मस्तिष्क मेरू होता है। यहाँ पर एक लिक्विड भी पाया जाता है जिसे अपन सेरिप्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। और ये कपाल के ध्रुव प्रोटेक्ट रहता है हमारा ह्यूमन ब्रेन, स्कल जिसको कहते हैं, कपालीय मेनिजेंज। ठीक है, इसमें नीचे की तरफ ड्यूरामेटर रहता है, फिर एरेक्नोइड रहता है, फिर पायामेटर रहता है स्कल के नीचे, हड्डी के नीचे। ये आप देख सकते हैं ह्यूमन ब्रेन का एक और डायग्राम। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। खोपड़ी के भीतर कपालीय मेनिजेंज से घिरा होता है। ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है उसके ऊपर कपालीय मेनिजेंज पाया जाता है। और कपालीय मेनिजेंज दोस्तों इसमें अपन देखें तो क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर? कपालीय मेनिजेंज के अंदर ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। कपालीय मेनिजेंज की बाहरी परत ड्यूरामेटर कहलाती है और इसके नीचे जस्ट बहुत पतली मध्य परत एरेक्नोइड कहलाती है। और एक और आंतरिक परत होती है जिसे पायामेटर कहते हैं, जो कि मस्तिष्क ऊतकों के आसपास पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कपाल झिल्ली के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा, आउटर लेयर के बारे में। दोस्तों यहाँ पर कपाल झिल्ली वो 3 हिस्सों से मिलकर बनी होती है, ड्यूरामेटर, आर्कनोइड और पायामेटर। ठीक है, और इसके बाहर होता है मेनिजेंज। इन तीनों झिल्लियों के मध्य एक द्रव्य भरा होता है जिसे CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मस्तिष्क मेरू द्रव्य कहते हैं। यह मस्तिष्क को झटके से बचाने के लिए एक गद्दी की तरह भी काम करता है। कौन? मस्तिष्क मेरू द्रव्य मस्तिष्क को झटकों से बचाने के लिए कौन काम करता है? CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करता है। मेनिंजाइटिस यानी कि अपन जिसे दिमागी बुखार भी कहते हैं, यह मस्तिष्क की आवरण झिल्लियों में सूजन से होती है। यह अति सूक्ष्म जीवी जैसे कि बैक्टीरिया एक प्रकार की डिजीज है दोस्तों, वायरस, फफूंद एवं अमीबा द्वारा मस्तिष्क को घेरने वाली मेनिंजेंज तथा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में संक्रमण के कारण होती है ये बीमारी। मेनिंजाइटिस एक संक्रामक रोग है, खांसने, छींकने, झूठा खाने से होता है। इसके लक्षण क्या है? मेनिंजाइटिस के लक्षण देखो: तेज बुखार, आलस्य, चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द, प्रकाश की असहनीयता, दर्द, गर्दन की अकड़न और दौरे पड़ना। ये सब दिमागी बुखार में आता है। और जो हमारे फेमस सामाजिक सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु थी वो मेनिंजाइटिस यानी कि दिमागी बुखार के कारण हुई थी। आगे चलते हैं, स्कल के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 8 हड्डियाँ होती हैं स्कल में। जो टेम्पोरल हड्डी है वो 2 होती है, फ्रंटल 1 हड्डी होती है, पेराइटल 2 हड्डियों से मिलके, ओकिपाइटल या ऑक्सीपाइटल 1 हड्डी, एथमोइड 1 हड्डी और स्पेनोइड 1 हड्डी से बना होता है। दोस्तों यहाँ पे नोट लगा के एक पॉइंट लिखना, कपाल की तीनों झिल्लियों के मध्य एक द्रव्य भरा होता है जिसे CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मस्तिष्क मेरू द्रव्य कहते हैं। मेनिजेंज के बीच में पाए जाने वाले तरल पदार्थ होता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देता है और सदमे में अवशोषक का काम करता है, यानी कि सदमे से बचाने की कोशिश करता है। कौन? मस्तिष्क मेरू द्रव्य। आगे चलते हैं, ये आपको याद हो गया ना? ठीक है, अच्छे से देख लेना है, अच्छे से याद कर लेना इसको। स्कल टोटल 8 हड्डियों से मिलके बना होता है, ये सब हड्डियाँ हैं इसकी। आगे याद करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन का एक स्ट्रक्चर देखो आप। जो फ्रंटल लोब है ये गति, बोलना, सोचना और हमारी जो कंसंट्रेशन है उसके लिए काम करता है। और ये जो 2 पार्ट आप देख रहे हैं, 2 एरो लगा के ट्राइंगल जैसा बना रखा है, इसको अपन प्रमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, पैराइटल लोब राइट साइड में संवेदना, ठीक है, जैसे कि स्पर्श, टच, टेम्परेचर और किसी प्रकार का पेन होता है वो पैराइटल लोब को पता चलता है। ऐसे ही इथेमोइड बोन होती है, एक सेफेनोइड बोन होती है, बोन यानी कि हड्डी, और टेम्परल लोब होता है नीचे जो हमारे गंध, स्वाद और बोलने यानी कि वाणी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ऑक्सीपिटल लोब होता है वो दोस्तों देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नीचे आप देखेंगे तो कौन सा आपको मिलेगा? मेडुला मिलेगी, स्पाइनल कोड मिलेगा और सेरिबेलम मिलेगा। ये ह्यूमन ब्रेन का
एक और स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आप याद कर लेना। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, ठीक है। लिख लेना एक एक चीज़, एक एक डायग्राम बहुत अच्छे से आपको याद करना है दोस्तों। आगे चलते हैं। मस्तिष्क को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि फोरे ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आदमी है, एक वयस्क मेच्योर अडल्ट आदमी है, उसका 1400 ग्राम वजन होता है दिमाग का। महिलाओं का 1250 ग्राम, एलिफेंट का 6000 ग्राम यानी कि 6 केजी के आसपास, और ब्लू व्हेल का 8 किलो के पास में दिमाग होता है। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये जो फोरे ब्रेन है ना, इसको प्रो एनसीफेलोन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है अग्र मस्तिष्क का। और मध्य मस्तिष्क का नाम मिसेंसीफेलोन भी नाम है। और हैंड ब्रेन जिसको अपन पश्च मस्तिष्क कहते हैं, उसका नाम सेमे एनसीफेलोन भी इसको कहते हैं। ये हमारा जो फोरे ब्रेन आगे वाला दिमाग होता है, ठीक है, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और हमारा पश्च मस्तिष्क, पीछे वाला मस्तिष्क है, ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। फोरे ब्रेन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर, जिसे अपन 3 पार्ट में डिवाइड किया था। प्र मस्तिष्क का काम देख लेते हैं। सेरेब्रम में 2 गोलार्ध होते हैं, 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक तो लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर, एक दाएं वाला हेमिस्फीयर। प्रत्येक हेमिस्फीयर में लोब पाए जाते हैं, 4 लोब, जिसको अपन फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब कहते हैं। समझ में आ रहा? वेरी गुड दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो जरूर एक कमेंट करके जाना आप। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, और स्मृति की शक्ति यानी कि याद करने की जो शक्ति है वो सेरेब्रम में पाई जाती है। फैक्ट है, ठीक है। अब देखो वही डायग्राम वापस से आ गया है, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। ह्यूमन ब्रेन का फ्रंटल लोब गति, बोलना, सोचना, एकाग्रता के लिए होता है। सेरेब्रम, इसको प्र मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। जो येलो और ग्रीन वाले हिस्से को अपन कह रहे हैं सेरेब्रम। टेम्पोरल लोब आपके गंध, स्वाद, वाणी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीपिटल आपको देखने, नज़र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पेरिटल लोब ये टच, टेम्परेचर और पेन को बताता है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो अपन अभी पढ़ रहे थे सेरेब्रम, प्र मस्तिष्क, उसी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। यह अनुदैर्ध्य में 2 आधे आधे हिस्सों में बटा होता है। पहला दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध, जिसको राइट सेरेब्रम हेमिस्फीयर बोलते हैं, और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। दोनों हेमिस्फीयर जिस नर्व फाइबर से जुड़े होते हैं उसे कॉर्पस कोलोसम कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। आगे चलते हैं। अति विकसित धूसर द्रव्य यानी कि ग्रे मैटर हमें सोचने, तर्क, योजना और याद करने का सामर्थ्य यानी कि कैपेबिलिटी प्रदान करता है। कौन? ये ग्रे मैटर जो होता है हमारे सोचने के लिए, लॉजिक के लिए, प्लान बनाते हैं जब, ग्रे मैटर काम करता है, ठीक है। तो इसको देख लो, 2 हेमिस्फीयर है इसमें, सेरेब्रम में 2 हेमिस्फीयर हैं, ग्रे मैटर होता है। और दोस्तों आप थोड़ा सा देख लेना, नीचे की तरफ देखो, एक्सोन वाइट मैटर। ये एक्सोन वाइट मैटर क्या होते हैं? एक प्रकार के नर्व फाइबर होते हैं हमारी मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कोड और दिमाग में। एक्सोन वाइट मैटर होते हैं जिसमें वाइट फ्लूइड पाया जाता है, वाइट मैटर पाया जाता है, ठीक है। और दोनों हेमिस्फीयर आप लिखिए ध्यान से, पूरा लिख देना, कॉर्पस कोलोसम, फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, राइट हेमिस्फीयर है ये, है ना। और दोनों हेमिस्फीयर में एक्सोन वाइट मैटर पाया जाता है। देखो सेरिब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी कि सेरिब्रम का जो बायां वाला जो गोलार्ध है वो शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है, यानी कि लेफ्ट वाला हेमिस्फीयर वो शरीर के राइट साइड को यानी कि जस्ट अपोजिट पार्ट को कंट्रोल करता है, तथा हमारा जो दायां गोलार्ध है वो शरीर के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। आगे देखो, कोशिका के जिस परत से सेरिब्रम हेमिस्फीयर को कवर करते हैं उसे सेरिब्रल कोर्टेक्स कहते हैं, ये भी लिख लेना। कोर्टेक्स में तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिकाकाय स्थित होते हैं। यह भाग धूसर ग्रे रंग का होने के कारण इसे धूसर द्रव्य ग्रे मैटर भी कहा जाता है। सेरिब्रल कोर्टेक्स के नीचे का भाग प्रमस्तिष्क की आंतरिक भाग, देखो सेरिब्रल कोर्टेक्स का नीचे के भाग में श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर पाया जाता है, जिसमें तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिका तंत्र या एक्सोन होते हैं। सेरिब्रम के कुछ काम देख लेते हैं। इंटेलिजेंस जिसे आईक्यू कहते हैं, कॉन्शियसनेस जिसे चेतना कहते हैं, और याददाश्त को कंट्रोल करता है। कौन? सेरेब्रम। आगे चलते हैं। यह समस्त ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसके काम पढ़ लेते हैं। यह भाषण, निर्णय, सोच, तर्क, समस्या समाधान, भावनाओं को और सीखने को सक्षम बनाता है। यह दृष्टि, श्रवण, सुनना, टच और अन्य इंद्रियों से संबंधित कार्य भी करता है। ब्रेन स्टेम देख लेते हैं। ब्रेन स्टेम यानी कि दिमाग का तना, ब्रेन स्टेम से
ब्रेन स्टेम सेरिब्रम को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। तो ब्रेन स्टेम क्या काम कर रहा है? दो चीज़ों को जोड़ रहा है, सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन स्टेम स्वचालित रूप से शरीर के महत्वपूर्ण कामों जैसे कि सांस लेना, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम। यदि पूरा ब्रेन स्टेम गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बेहोशी आ जाती है व शरीर के स्वचालित काम बंद हो जाते हैं। इस नुकसान को मस्तिष्क की मृत्यु भी माना जाता है। इसके तुरंत बाद इंसान की भी मृत्यु हो जाती है अगर ब्रेन स्टेम ज़्यादा डैमेज हो गए हैं किसी इंसान के। आगे चलते हैं। ब्रेन स्टेम ब्रेन का तना इसे कहते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ब्रेन का जो तना होता है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। थैलेमस का कार्य इसके बारे में समझ लेते हैं। यह धूसर पदार्थ यानी ग्रे मैटर से बना एक अंडाकार आकृति जैसा होता है थैलेमस। इसके काम स्पर्श, दर्द, तापमान यानी ठंडा गर्म महसूस करना को पहचानने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। यह संवेदी तथा मोटर सूचनाओं को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस के काम समझ लेते हैं। यह दिमाग का वह हिस्सा होता है जो थैलेमस के जस्ट नीचे पाया जाता है। थैलेमस के नीचे क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है। इसके काम क्या? हाइपोथैलेमस के भूख, प्यास, घृणा यानी कि किसी से जिलेसी करना, नफरत करना, क्रोध, प्यार व नींद व इमोशंस को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। यह शरीर के टेम्परेचर और शरीर के पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड यानी कि ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि स्थित होती है। हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हाइपोथैलेमस हार्मोन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस दोस्तों, हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी तंत्र से जो हार्मोन निकलता है उसको भी कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस किसे कंट्रोल कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को भी कंट्रोल कर रहा है। नोट लगा के लिखना, झूठा अंतःस्रावी तंत्र। तो दोस्तों देखो आप, हाइपोथैलेमस जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है को हार्मोन बनाने के लिए एक्टिवेट करता है। सो इट इज़ इनडायरेक्टली वर्किंग एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। तो दोस्तों जैसे कि ये वास्तविक ग्रंथि नहीं है, ये वास्तविक ग्रंथि नहीं है हाइपोथैलेमस। ये क्या काम कर रहा है? जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसको हार्मोन बनाने के लिए सक्रिय करता है। ये लिखा है यहाँ पे। आगे चलते हैं। मास्टर ग्लैंड इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऑल्सो नोन एज थर्मोमीटर ऑफ बॉडी। तो शरीर का थर्मोमीटर किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। अब दोस्तों देखें आप, नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र से जोड़ने का जो काम करता है वो भी हाइपोथैलेमस करता है। इट कंट्रोल्स ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी। तो हाइपोथैलेमस हमारा जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है उसको भी नियंत्रित करता है। मिड ब्रेन के बारे में पढ़ लेता थोड़ा। यह फोरे ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में एक छोटा सा भाग होता है। इसे में सेंस फ्लोन के नाम से भी जाना जाता है। मिड ब्रेन 4 बॉडी से मिलकर बना होता है। इन बॉडी को या हिस्सों को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन भी कहते हैं। ऊपर के 2 बॉडी टेक्टम कहलाते हैं तथा नीचे की 2 बॉडी है वो टैगमेंटम कहलाते हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क के बारे में। टेक्टम देखने के लिए तथा टैगमेंटम सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक नाल प्रमस्तिष्क तरल नलिका मध्य मस्तिष्क से गुजरती है, ये भी आप याद कर लेना। हिंड ब्रेन के बारे में समझ लेते हैं हम। हिंड ब्रेन ये पश्च मस्तिष्क पोन्स, सेरेबलम तथा मेडुला ओब्लोगेंटा से ये मिलके बना होता है। हिंड ब्रेन किससे मिलके बना होता है? पोन्स, सेरेबलम तथा मेडुला ओब्लोगेंटा 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। सेरेबलम अनुमस्तिष्क के बारे में समझते हैं। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह सेरेब्रम के बेस पर उसके नीचे स्थित होता है। इसमें अनेक खांचे होते हैं। इसका कॉर्टेक्स भी धूसर पदार्थ से मिलकर बना होता है। यदि हम काम न करें तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इट इज़ दोस्तों सेरेबेलम अगर काम ना करे तो इंसान की डेथ हो जाएगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिटिल ब्रेन। तो लिटिल ब्रेन किसे कहा जाता है? सेरेबेलम को, यानी कि अनुमस्तिष्क को। आर्बर विटर ने, एक विद्वान था दोस्तों, ने इसे ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष कहा था। ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लेना। इसके काम क्या होते हैं? किसके? सेरेबेलम के। यह संतुलन तथा मुद्रा यानी कि हमारा जो पोस्चर होता है खड़े होने का शरीर के को नियंत्रित करता है। यह स्वैच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करता है, यानी कि शरीर का जो साम्य अवस्था है, इक्विलिब्रियम है, उसको ये कायम रखता है। कौन? सेरेबेलम। पोन्स के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले सूचना ब्रेन के पोन्स में ही आती है जो आगे ब्रेन के अलग अलग क्षेत्रों में भेजी जाती है। इसको
मेटेंसीफेलन भी कहा जाता है। ये अग्र मस्तिष्क से सेरेबेलम के लिए रिले सिग्नल की तरह कार्य करता है। ये पूरा लाइन लिख लेना दोस्तों। पॉन्स अग्र मस्तिष्क से सेरेबेलम के लिए रिले सिग्नल की तरह कार्य करता है। यह मोटर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, यह मूत्राशय को नियंत्रित करता है, यह फेशियल एक्सप्रेशन हमारे चेहरे के हाव भाव उसको भी कंट्रोल करता है। कौन? पॉन्स। पॉन्स में फाइबर ट्रैक्ट होता है जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं। पॉन्स में श्वसन केंद्र नामक एक संरचना होती है जो श्वसन के दौरान हवा की मात्रा तथा श्वसन दर को कंट्रोल करती है। सोने की क्रिया को कंट्रोल करता है। कौन? पॉन्स सोने की क्रिया को कंट्रोल करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा के बारे में पढ़ लेते हैं। मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, यह मस्तिष्क का अंतिम भाग भी है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है उसको भी नियंत्रित करता है मेडुला ओब्लोंगेटा। इसके काम क्या है? श्वसन, रिस्पायरेशन, हृदय संबंधी सजगता यानी कि कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सेक्रेशन, गैस्ट्रिक स्त्राव, उल्टी, छींक, खांसी, डकार और हिचकी, ये इसके काम होते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा के। मेडुला के आघात का परिणाम डेथ भी हो सकता है। अगर मेडुला डैमेज हो जाए दोस्तों, काम ना करे अच्छे से मेडुला ओब्लोंगेटा, तो डेथ भी हो सकती है दोस्तों। जैसे कि चूँकि समस्त जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे कि सांस लेना है ना, हमारी धड़कन, ऐसे काम है वो रुक जाएंगे तो हमारी डेथ ही हो जाएगी ना। मेडुला ओब्लोंगेटा काम करना चाहिए। इसको माइलिन्स फैलन भी कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु एक और इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। मेरुरज्जु पूर्णतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। यह मेडुला ओब्लोंगेटा से विस्तृत होकर मेरुदंड की लगभग पूरी लंबाई तक नीचे की ओर जाती है और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संचार का मुख्य मार्ग होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करता है? दिमाग और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच में है ना, जो सूचनाएं पहुंचाने का, आने जाने का जो रास्ता होता है वो मेरुरज्जु के थ्रू होता है। ठीक है। मेरुरज्जु में धूसर यानी ग्रे मैटर तथा श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर की अवस्था ब्रेन से उल्टी होती है। मेरुरज्जु में ग्रे मैटर तथा श्वेत द्रव्य की व्यवस्था ब्रेन से जस्ट ऑपोजिट होती है। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर की ओर तथा व्हाइट मैटर इसके बाहर की तरफ होता है। मस्तिष्क की ओर जा रहे तथा मस्तिष्क से आ रहे एक्सोन व्हाइट मैटर में जाते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक पार हो जाते हैं। मध्य में एक छोटी केंद्रीय नाल होती है जो मेरुरज्जु की पूरी लंबाई में जाती हुई मस्तिष्क की गुहाओं तक जाती है। यह केंद्रीय नाल यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है। यह केंद्रीय नाल तथा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है जो कि एक आघात रोधक गद्दी की तरह काम करती है। यह तरल भोज्य पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों, श्वसनी गैस के तंत्रिका कोशिकाओं के साथ आदान प्रदान करने के एक माध्यम का भी तरह काम करता है, माध्यम का कार्य करता है। बाहरी संरचना में मेरुरज्जु भी मस्तिष्क के ही विस्तार में 3 झिल्लियों से आच्छादित यानी कि ढका हुआ होता है। बाहरी संरचना में मेरुरज्जु भी जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो ढका हुआ होता है। किससे? ड्यूरामेटर से, आर्कोनॉइड से और पायामीटर से। मेरुरज्जु का काम देख लेते हैं। यह संवेदी आवेगों को त्वचा तथा मांसपेशियों तक मस्तिष्क ले जाता है। यह प्रेरक आवेगों को मस्तिष्क से धड़ तथा पैरों की मांसपेशियों तक पहुंचाता है। यह गर्दन के नीचे के क्षेत्र में प्रतिवर्तों यानी कि रिफ्लेक्सिव एक्शंस का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है, जान लेते हैं, जो बहुत तीव्रता से और बिना सोचे पूर्ण हो जाती है। हमारे शरीर में अनेक क्रियाएं स्वतः हो जाती है जिसमें मस्तिष्क द्वारा किसी समालोकन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि देखो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो चूल्हे के पास में बैठे हुए हैं, हमारी जो अंगुली अचानक से किसी गर्म लकड़ी पे जाके टच होती है तो दिमाग थोड़ी लगता है उसमें हटाना कि नहीं हटाना, वो ऑटोमेटिक हट जाते हैं। ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड का ही काम है, तो उसमें दिमाग नहीं लगाता। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल, मेरुरज्जु द्वारा गर्म चीज छूने पर हाथ को तुरंत पीछे जाना। मेरुरज्जु में 26 हड्डियाँ होती है टोटल। बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड में 33 हड्डियाँ होती है जिसमें से 7 बाद में फ्यूज्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो एडल्ट में अब बात करूँ, मेरुरज्जु में एडल्ट इंसान में 26 हड्डियाँ होती है और बच्चों में 33 हड्डियाँ होती है। तो यहाँ पे 7 कैसे कम हो गई? ये फ्यूज्ड हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे आप डायग्राम देखो, इसको समझो आप। ये क्या है? इस मेरुरज्जु का डायग्राम है स्पाइनल कॉर्ड का। इसकी आंतरिक संरचना देख लो आप। इसमें देखो लेफ्ट साइड में धूसर द्रव्य ग्रे मैटर होता है, ऊपर व्हाइट मैटर मेरुरज्जु आप देख सकते हैं पूरा। पृष्ठमूल, फिर पृष्ठ गैंग्लियन, फिर संवेदी न्यूरॉन, फिर बाहर की तरफ ग्राह्य त्वचा। ग्राही मतलब ग्रहण करना, रिसेप्टर की तरह काम करती है। ये त्वचा से जुड़ा होता है पूरा मेरुरज्जु, है ना। जो कि देखो एरो के जो साइन देख रहे हो आप, ये सूचनाएं
है ना, ये जा रही है मेरुरज्जु के थ्रू। मेरुरज्जु एक रास्ते की तरह काम करता है और ये अंत में ब्रेन के पास में जाती है सभी सूचनाएं, और ब्रेन सिग्नल देगा क्या काम करना है, फिर वही सूचनाएं हमारी त्वचा तक पहुंचती है, अंगों तक पहुंचती हैं। तो नीचे लिख लेना अधरमूल, मेरु तंत्रिका और फिर प्रभावी पेशीय। प्रभावी पेशी का मतलब जिन पेशियों की सहायता से हम वो एक्शन करेंगे। ये पूरा मेरुरज्जु का डायग्राम है, ठीक है, इसको ध्यान से लिख लेना, देख लेना। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर एक तरफ बच्चे की स्पाइनल कोड बनी है, ठीक है। तो देखो यहां पर एटलस लिखा हुआ है, एक्सिस लिखा हुआ है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ये सर्वाइकल बोन कहलाती है, C1 से C7। फिर थोरेसिक बोन होती है T1 से T12 तक, और फिर लुम्बर बोन होती है L1 से L5 तक। फिर सैक्रम होती है S1 से S5 जो कि फ्यूज हो जाती है जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो ये फ्यूज हो जाती है, ठीक है। और कोकेक्स ये C1 से C4 होती है, ये भी फ्यूज हो जाती है जब बच्चा बड़ा होता है। तो बच्चों में स्पाइनल कोड में हड्डियाँ 33 होती है, और अगर बच्चा बड़ा होता है तो उसमें ये जो 7 हैं हड्डियाँ ये फ्यूज हो जाएंगी। इसका मतलब 26 बची। मेरुरज्जु में हड्डी की संख्या कितनी बची? 26 बची। तो स्पाइनल कोड का अच्छे से डायग्राम देखें आप, एक एक चीज़ अपन समझेंगे। देखो यहाँ पर राइट साइड में देखो आप, जो अडल्ट की मेरुरज्जु बनी है ना, इसका बताता हूँ मैं। देखो सर्वाइकल ये C1 से C7, थोरेसिक T1 से T12, और फिर लुम्बर L1 से L5। ये नीचे जो एक लिखा हुआ ना, ठीक है, उसके बाद में कोकिक्स आता है, एक इसमें आता है, ठीक है, एक ही हड्डी उसमें होती है। सेरेब्रल नाम है इसका, सेरेब्रल। एक हड्डी का सेरेब्रल लिख लेना, यहाँ पे लिखा नहीं है, सेरेब्रल, सेरेब्रल। आगे लिखते हैं। अब दोस्तों देखो स्पाइनल कोड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, और बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, स्पाइनल कोड में नसों के जोड़े कितने पाए जाते हैं। तो सर्वाइकल हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? 7 पाई जाती हैं, बच्चों में 7 होती है। स्पाइनल कोड भी नसों के जोड़े 8 होते हैं। ऐसे ही थोरासिक स्पाइनल कोड में 12 होती है टोटल, बच्चों में भी 12 होती है, और ये स्पाइनल कोड में नसों के जोड़े भी 12 होते हैं। यहाँ पे देखो आप जो अडल्ट है, यहाँ पे देखो जो दूसरा कॉलम है ना, ये अडल्ट के लिए, बड़े आदमी के लिए। तो उसमें लुम्बर की हड्डियों की संख्या कितनी होगी स्पाइनल कोड में? जो मान लो आदमी है तो उसके स्पाइनल कोड मेरुरज्जु में लुम्बर हड्डियों की संख्या 5 होगी, बच्चों में 5 होगी, और स्पाइनल कोड नसों के जोड़े कितने पाए जाएंगे? 5 पाए जाएंगे। ऐसे ही सैक्रम 1 होगा, ठीक है, और बड़ों में भी 1 होता है और बच्चों में 5 होता है, 4 इसमें फ्यूज हो जाती हैं। और कोकेक्स ये अडल्ट में भी 1 होती है और बच्चों में 4 होती है, जिसमें 3 फ्यूज हो जाती है। तो बच्चों में 7 है, फ्यूज हो गई, इसलिए 26 बची, ठीक है। तो स्पाइनल कोड में नसों के जोड़े भी देख लेना। सैक्रम में 5 नसों के जोड़े होते हैं, कोकेक्स में 1 नसों का जोड़ा होता है। तो कुल मिलाकर के स्पाइनल कोड में हड्डियों की संख्या अडल्ट में 26 होती है, बच्चों में 33 होती है, और स्पाइनल कोड में नसों के जोड़े टोटल 31 पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाइकल में नसों के जोड़े 8 होते हैं, थोरासिक में 12 होते हैं, लुम्बर में 5 होते हैं, सैक्रम में 5 होते हैं, कोकेक्स में 1 होता है। आगे याद करो, खरगोश में स्पाइनल कोड में नसों के जोड़े की संख्या 31 पाई जाती है। फर्स्ट बोन स्पाइनल कोड। दोस्तों ये जो एटलस था ना, ये देखो आप एटलस कॉर्नर में देखो आप लेफ्ट साइड में, एटलस क्या चीज़ है, यहाँ पर एटलस क्या चीज़ है? पहली हड्डी होती है स्पाइनल कोड की, एटलस कहलाती है। दूसरी हड्डी स्पाइनल कोड की एक्सिस कहलाती है, और लास्ट हड्डी वो कोकिक्स कहलाती है। आगे देखो परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS भी इसको कहेंगे। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर की पेशियों ग्रंथियों एवं संवेदी अंगों से जोड़ता है तथा संवेदी एवं प्रेरक तंत्रिकाओं का बना होता है। प्रेरक तंत्रिका मतलब ये जो हमारा त्वचा होती है, हाथ पैर, ठीक है, ये सब, आँख, जीभ, ये सब प्रेरक तंत्रिका में आएंगी। तो PNS जो हम पढ़ रहे हैं वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शरीर की पेशियों ग्रंथियों एवं संवेदी अंगों से जोड़ता है तथा संवेदी एवं प्रेरक तंत्रियों से बना होता है। आगे देखो PNS 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और एंट्रिक तंत्रिका तंत्र। दैहिक तंत्रिका तंत्र को अपन मेनली 2 ही पार्ट में बांटते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल 5 पार्ट है। मुख्यतः
क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ये मुख्य रूप से पाई जाती है और 3 अन्य नर्व भी पाई जाती है। देहिक तंत्रिका तंत्र को 5 पार्ट में बांटा, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। ऐसे ही स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को हमने 2 पार्ट में बांटा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक को अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक को परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। ये क्रेनियल नर्व क्या होता है? मस्तिष्क के क्रेनियल नर्व अभी बताया है ना मैंने। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा क्या होता है? एक टाइप सेंसरी, ये क्रेनियल नर्व होता है, क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ लो। ये मस्तिष्क से निकलती है। क्रेनियल तंत्रिकाओं के 12 पैर जोड़े होते हैं। स्पाइनल नर्व क्या होते हैं? मेरुरज्जु से निकलते हैं। इसके 31 जोड़ियाँ होती हैं। आगे चलो, संवेदी नसें, सेंसरी नर्व के बारे में समझ लेते हैं। ये बॉडी के अंगों से सूचनाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती हैं, यानी कि बॉडी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन जो जाएगी कहाँ तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। वो कौन ले जाएगा? संवेदी नसें। मोटर नर्व देख लो, एफरेंट भी कहते हैं इसको। ये सूचनाओं को सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से शरीर के अंगों तक ले जाती है। ठीक है। मिक्स्ड वेव्स, तो मिक्स्ड वेव्स में हम क्या पढ़ेंगे? जो दोनों के ही काम करे, संवेदी तथा मोटर तंत्रिकाओं के दोनों के ही काम करे। फिर आगे देखो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र आंतरिक अंगों की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। तो इसमें यह तनाव के समय अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र था ना, वो भी तो 2 भागों में बांटा था, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो तनाव के समय अत्यधिक सक्रिय क्या हो जाता है? कौन सा तंत्र हो जाता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र आंतरिक भागों की क्रियाशीलता को घटाता है। देखो, उल्टा काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनके फंक्शन पे जाएंगे तो जस्ट ऑपोजिट ये काम कर रहे हैं। जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये डर के समय रिलीज होते हैं। यह शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। तनाव के प्रति इसका कार्य फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, या तो लड़ लो या फिर भाग जाओ। ठीक है। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है इंसान के सामने, तो वहाँ पर हमारे शरीर का कौन सा तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि 3 F होते हैं, डर, फाइट और फ्लाइट। 3, अगर डर लगता है या किसी स्थिति से लड़ना है, कोई सांप आ गया, या तो डर के भाग जाओ वहाँ से या फिर लड़ लो। ठीक है। तो वहाँ पर शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखने की कोशिश करो, इसके कुछ काम है, लक्षण है इसके। लार के बहने को रोकता है, लार ग्रंथि पुतली को विस्तारित कर देता है, हृदय गति को बढ़ा देता है, श्वसन को विस्फारित यानी कि बढ़ा देता है, एक्सपेंड कर देता है। देखो, जैसे कि घर में अचानक से लाइट चली गई तो काफ़ी लोगों को घर में अंधेरे से डर लगता है। तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा श्वसन तंत्र, सांस तेजी से चलने लग जाएगी तो फेफड़े है वो फूलने लग जाते हैं। तो ये काम कहाँ से हो रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कर रहा है। ऐसे ही पाचन को रोकता है और लीवर ग्लूकोज स्राव को प्रेरित करता है। और अगर किडनी में बात करें तो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन स्राव को प्रेरित करता है और रीढ़ की हड्डी में नसें उठने लगती है और मूत्रा से हमारा फैलने लगता है। किसकी वजह से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। और इसका काम क्या है? विपरीत स्थिति में इंसान को बचाना। तो अगर एसएनएस यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव सक्रिय हो जाता है तो हमारे शरीर से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। जैसे कि गली में कुत्ते अगर पीछे पड़ जाएं तो दोस्तों बहुत एनर्जी आती है और हम जल्दी से भाग करके घर में पहुंच जाते हैं और हम खुद सोचते हैं इतनी एनर्जी कहाँ से आई? तो दोस्तों कहाँ से आ रही है? पहले तो ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा और वहाँ से एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। आगे लिखो आप, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको परानुकंपी तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ये उन कार्यों को कंप्लीट एग्जीक्यूट करता है जिनमें तत्कालिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि अचानक से कोई रिएक्शन रिस्पॉन्स नहीं करना है उन सभी कामों में। जैसे कि मान लो गली में कुत्ते हैं, पीछे पड़ जाए अचानक से और हमारी सांसें फूल जाती है घर तक आते आते, है ना, मुंह सूख जाता है और हमारी जो आंखें है, पुतली है, वो फैल जाती है। तो वापस से हम नॉर्मल स्थिति में जो आने का काम शरीर का एक तंत्रिका तंत्र करता है उसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो लार प्रेरित होती है, वापस से पुतली है वो अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। हार्ट की जो रेट है, हृदय गति, उसको कम करता है। श्वसनी
जो हमारी नली है वो वापस नॉर्मल सिकुड़ती है, पाचन उत्प्रेरित डाइजेशन सिस्टम वापस एक्टिवेट हो जाता है, पित्त रस निकलता है जिसको आप गैस्ट्रिक जूस कहते हो, और अधिक क्रमांकुचन आंतों में भी नॉर्मल स्थिति हो जाती है और मूत्रा से अंकुचित यानी कि सिकुड़ता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तंत्रिका तंत्रों से एसिटाइलकोलिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। पीएनएस की तंत्रिका तंत्रों से एसिटाइलकोलिन नामक हार्मोन निकलता है, ये भी लिख लेना, फैक्ट है। आगे चलते हैं, नोट लगा के लिखो। अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के जो काम होते हैं वो एक दूसरे के अलग होते हैं, विपरीत होते हैं, परंतु ये एक दूसरे के सहायक होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो तो हमें उस स्थिति से, जो डर वाली स्थिति थी उससे बचाएगा, ठीक है। जैसे कि पुतलियाँ बढ़ जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, श्वसन है वो जल्दी जल्दी आने लगता है, लेकिन नॉर्मल स्थिति में लाने का काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जस्ट ऑपोजिट ये काम कर रहे हैं। एंटरिक नर्वस सिस्टम पढ़ लेते हैं। यह जठरांतर संबंधी मार्ग की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसे आत्म मस्तिष्क या दूसरा मस्तिष्क भी कहते हैं, चूंकि यह स्वतंत्र रूप से काम करता है। कौन स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है? एंटरिक नर्वस सिस्टम। इसे ब्रेन इन द गट भी कहा जाता है। इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ सीएनएस। ये स्वतंत्र रूप से काम करता है। कौन? एंटरिक नर्वस सिस्टम। गट है दोस्तों, इससे क्या समस्या? जब गट वर्ड हमारे सामने आता है तो इसे आंत, स्टोमक, अमाशय ही इसमें शामिल हो जाता है। अल्जाइमर रोग के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। आई होप जो मेहनत लगी अगर आप पसंद आई है दोस्त, है ना, ज़रूर आप कमेंट करके जाना। अगर आपको कोई कमी या सजेशंस भी देना है तो ज़रूर आप लिख के जाना कैसा लगा आपको वीडियो। तो अल्जाइमर रोग के बारे में और पढ़ लेते हैं। अल्जाइमर एक दिमागी बीमारी है जिसे आम आदमी की भाषा में भूलने की बीमारी भी कहा जाता है। अल्जाइमर रोग वैसे तो उम्र के किसी भी दौर में हो सकता है, लेकिन इसकी होने की जो ज़्यादा संभावना है वो 60 साल के बाद में अल्जाइमर होता है इंसान के। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत अच्छे से सब याद किया है ना। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम याद कर लिया, है ना, और हमने मेरुरज्जु याद कर लिया, पूरा स्पाइनल कोड याद कर लिया, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर समझ ली, पूरा मेडुला ऑब्लिंगेटा याद कर लिया, पोन्स याद कर लिया, हिंड ब्रेन याद कर लिया पूरा, ठीक है, मिड ब्रेन याद कर लिया, हाइपोथैलेमस याद कर लिया। तो सारे ही टॉपिक है बहुत अच्छे से हमने पढ़े हैं। ब्रेन की स्ट्रक्चर देखो आप, ये भी आपने लिख ली होगी अभी तक, ठीक है, लिख लेना है। तो दोस्तों ऐसे ही अपन जनरल साइंस के और भी जो टॉपिक है आपके वो लाते रहेंगे। बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो कंकाल तंत्र होगा, ठीक है। तो कंकाल तंत्र, स्केलेटन के बारे में समझेंगे कि इंसान के शरीर में कितने प्रकार की हड्डियाँ होती है और कहाँ कहाँ पर वो पाई जाती है। सारा कैटेगराइजेशन इसी तरह से अपन देखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। खुश रहो, मस्त रहो। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।